अस्पताल में 300 से ज्यादा पेशेंट को फ्री में रक्त चढ़ाया जाता है। साथ ही उन्होंने हम सभी पेशेंट को फ्री मेडिसिन की भी सहायता की है। डॉक्टर रुगवानी जी ने सरकार से कहकर रूल पास कराया है जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल पेशेंट्स को बोर्ड एग्जाम में 1 घंटा एक्स्ट्रा समय मिलता है। हम पेशेंट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने में जो भी परेशानी होती है, उन सभी परेशानियों को डॉक्टर विंकी रुगवानी जी सॉल्व करते हैं। तो मैं इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विंकी रुगवानी जी को। थैंक यू तेजस्विनी। आज के इस नेशनल थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट्स, उनके पेरेंट्स और हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए जो एजुकेशन प्रोग्राम जिसकी शुरुआत आज की गई है, और इस कार्यक्रम में जो उद्घाटक हैं वो हमारे सबके मार्गदर्शक, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हम सबके चहेते आदरणीय नितिन जी गडकरी जी हैं। और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, वहां पे जो ब्लड सेल है उसकी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं विनीता श्रीवास्तव जी, वो भी मैडम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे दिल्ली से नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के डॉक्टर JS अरोरा जी यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार से जो यह थैलेसीमिया और सिकल सेल का जो कार्य देखते हैं सरकार की ओर से, महेंद्र जी केंद्रे, वो भी यहाँ पर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे इस सेशन, इस उद्घाटन समारोह के बाद आज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन थैलेसीमिया, यह जो एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे सिकल सेल के बारे में हमारी डॉक्टर दीप्ति जैन वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम एक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट जयपुर के हमारे डॉक्टर रवि दारा, जो कि थैलेसीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर चर्चा का सत्र उनका आयोजन किया गया है इस उद्घाटन समारोह के बाद, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करूंगा क्योंकि आज का दिन उन्होंने यह कार्यक्रम के लिए दिया है। आज का दिन एक विशेष महत्वता रखता है, वो इसलिए क्योंकि प्रतिवर्ष 11 दिसंबर से 18 दिसंबर, ये जो 7 दिन होता है, इस सप्ताह को सिकल सेल जागरूकता सप्ताह, ये इस ऐसे मनाया जाता है। हर वर्ष हम मनाते हैं और इस वर्ष यह संजोग की बात है और बहुत अच्छी बात है कि यह एक अच्छा उपक्रम जो है आदरणीय नितिन जी उनके हस्ते हो रहा है। आदरणीय नितिन जी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस शहर से आते हैं जहां के आप सांसद हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं। आपने पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछाया है वो सभी को पता है। MSME के माध्यम से उद्योगों में जो विकास हुआ है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो ऐसी कौन सा स्वास्थ्य का ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें आपने मदद नहीं की हो। मुझे मालूम है कि हजारों जो हार्ट के ऑपरेशन जो हैं वो आपने करवाए हैं। इवन थैलेसीमिया सिकल सेल के बच्चों को जब जब दिक्कत होती थी, जब जब तकलीफ होती थी, मैं आपके पास उन बच्चों के साथ में आया हूं और आपने इमीडिएटली उसके लिए मदद की है। तो ऐसे आदरणीय नितिन जी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं थैलेसीमिया और सिकल सेल के बारे में भी 2 मिनट बताना चाहूंगा। थैलेसीमिया यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें 6 महीने से ही ब्लड देना शुरू करना पड़ता है उस बच्चे को, और हर महीने में ब्लड लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड ज्यादा देना पड़ता है, कुछ महंगी दवाइयां भी लेनी पड़ती है, खासकर कुछ महंगी महंगी जांचें भी करानी पड़ती है। और सिकल सेल जो बीमारी है वह भी आनुवंशिक बीमारी है, और यह बीमारी में बच्चे को, पेशेंट को बहुत वेदना होती है, दर्द होता है, कई बार अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है, उनको भी कई दवाइयां लेनी पड़ती है। अब यह बीमारियां क्यों होती है? यह बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि उनके माता पिता दोनों माइनर होते हैं। माइनर व्यक्ति एकदम नॉर्मल होता है। एक जब थैलेसीमिया माइनर या सिकल सेल माइनर का ट्रेट का जो व्यक्ति है, पुरुष है, वो एक सिकल सेल ट्रेट की स्त्री से विवाह करता है तो बच्चे को सिकल सेल डिजीज हो जाती है। यानी दोनों माता पिता एकदम नॉर्मल होते हैं लेकिन बच्चे को बीमारी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी को 100% रोका जा सकता है। और जिस प्रकार से सरकार ने पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाई और पोलियो को रोकने में सफलता पाई, ऐसे इन बीमारियों को रोकने के लिए भी सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिए और सरकार कर भी रही है। लेकिन अभी हमारे बीच में आज विनीता श्रीवास्तव जी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से हैं,
और वो भी हम बताएंगे कि सरकार के कौन से उपक्रम है जो इन बीमारियों के लिए लाए गए हैं। इस बीमारी का एक ठोस इलाज है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यह काफी महंगा इलाज होता है, 14-15 लाख रुपए लगते हैं। देश के कुछ सेंटर्स में यह होता है। बहुत अच्छी बात यह हुई है कि ये जो सरकार, मोदी जी की सरकार में एक ये नया उपक्रम चालू किया गया है। CSR फंड से 10 लाख रुपए उन बच्चों को जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उन बच्चों को जिनके सिबलिंग मैच होते हैं, यानी भाई बहन से मैचिंग होता है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए दिए जाएंगे। और इसके पहले भी PM फंड से और CM फंड से पैसे जो है वो मिलते थे। और मैं आदरणीय नितिन जी यहाँ बैठे हैं, कई बार हमने इस क्षेत्र के, जो विदर्भ के क्षेत्र के कई बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराए, जिसमें लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको माननीय नितिन जी ने मदद की है। यह जो बीमारी होती है, इसमें इसके पहले तो काफी तकलीफें हुआ करती थी ब्लड की, लेकिन अब ब्लड बैंक से निःशुल्क मिलता है, फ्री मिलता है। हालांकि इस कोविड के टाइम में कुछ तकलीफें जरूर हुई है, क्योंकि डोनर्स शायद कैंप्स कम हो रही हैं, ये हम जानते हैं। इस कारण डोनर्स ने होने की वजह से ब्लड की बड़ी तकलीफ जो है यह देखी गई है। तो इसके बारे में भी मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर केंद्रे भी हैं और विनीता श्रीवास्तव मैडम भी हैं, वो भी बताएंगे। एक बहुत अच्छा जो निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया, वो है डिसेबिलिटी बिल में, 2016 के बिल में थैलेसीमिया और सिकल सेल को उन्होंने इंक्लूड किया। ये बहुत अच्छा काम, यानी सिकल सेल और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए आया है। हालांकि इसमें जो रिजर्वेशन है वो एजुकेशन में तो मिलता है, लेकिन नौकरियों में रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक सारे एसोसिएशंस और सोसाइटीज थैलेसीमिया की पूरे देश भर में प्रयत्न कर रही हैं। डॉक्टर JS अरोरा यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर सब लोग मिलकर ये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस बारे में भी विनीता श्रीवास्तव मैडम और आदरणीय नितिन जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले को भी वे जरूर देखेंगे। कुल मिलाकर यह जो थैलेसीमिया और सिकल सेल, यह जो बीमारियां हैं, हम सोच सकते हैं कि जिसके परिवार में यह बीमारी होगी तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी, उन परिवार की आर्थिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। हम कुछ लोग मिलकर इस बीमारी को निकालना चाहते हैं, समाज में रोकना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के सब जगहों तक यह बात पहुंचे, यह जागरूकता पहुंचे। और इसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम जो है लिया गया है। अब यह कार्यक्रम, ये सीरीज शुरू हो जाएगी और सिकल सेल और थैलेसीमिया के बारे में न केवल पेशेंट्स, न केवल उनके परिवारों को, बल्कि उन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो थैलेसीमिया सिकल सेल को मैनेज करते हैं, या पीडियाट्रिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं, इन सबको ट्रेन किया जाएगा। उनके लिए अलग अलग इन सब्जेक्ट्स पर कार्यक्रम लिए जाएंगे, जिसमें हमारे नेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, वक्ता हैं, या इंटरनेशनल फैकल्टीज को भी लाया जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में न केवल पेशेंट्स हैं, पर हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हैं। मैं आदरणीय नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौके पर यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने का आपने जो स्वीकृति दी है, और आपका ऐसा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। यह कहकर मैं अपनी प्रस्तावना और संभाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने थैलेसीमिया और सिकल सेल के बारे में और उनकी परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया। अब हम देखेंगे थैलेसीमिया और सिकल सेल की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। बीमारी, फिर वो छोटी हो या बड़ी, ना सिर्फ पीड़ित उस दर्द से गुजरता है, बल्कि पूरा परिवार उसके घेरे में आ जाता है। और कुछ बीमारियां ऐसी गंभीर होती हैं जिसका हमारे जन्म के साथ ही जन्म होता है, जिसे हम आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। इन्हीं में से थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियां। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो इस बीमारी में पीड़ित को जिंदगी भर रक्त देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उम्र बढ़ती है, रक्त की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। थैलेसीमिया बीमारी की कई जांच और दवाइयां महंगी होती है। ऐसे में तकलीफ के साथ साथ परिवार को आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ता है। इस बीमारी का अगर कभी भविष्य में सामना ना करना हो
और इसे रोकना हो तो बस एक ही उपाय है। शादी से पहले हर युवक और युवती को थैलेसीमिया माइनर की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक थैलेसीमिया माइनर पुरुष एक थैलेसीमिया माइनर स्त्री से विवाह करता है तो उनको होने वाली संतान को थैलेसीमिया मेजर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। ठीक इसी तरह काफी हद तक सिकल सेल भी है। यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है। इससे पीड़ित रोगी को जिंदगी भर शरीर में वेदना होती है व कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से उन्हें रक्त देने की भी आवश्यकता पड़ती है। यह बीमारी अनुसूचित जाति व आदिवासी समाज के लोगों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। थैलेसीमिया जैसे ही सिकल सेल डिसीज में भी एसएस पैटर्न का बच्चा तभी पैदा होता है जब उसके माता पिता दोनों सिकल सेल ट्रेट हो। इसीलिए विवाहित जीवन की शुरुआत करने से पहले सिकल सेल ट्रेट की जांच अवश्य कर लेना चाहिए। समाज को इन गंभीर बीमारियों के लिए जागरूक होने की जरूरत है। मैं और मेरे जैसे कई पेशेंट्स को पहले काफी तकलीफ होती थी। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने हम सभी थैलेसीमिया और सिकल सेल पेशेंट्स की बहुत सहायता की है। आज हमारे बीच मौजूद है नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्लड सेल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिसेस विनीता श्रीवास्तव जी। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमें थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए बनाई गई सरकारी स्कीम्स के बारे में जानकारी दें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं विनीता श्रीवास्तव हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सर। ऑनरेबल मिनिस्टर के आदेश और आदेशानुसार हम लोग ने सर कुछ नई स्कीम स्टार्ट की थी 2014 से, जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ गाइडलाइन शुरू की गई थी और स्टेट से आगाह किया गया था कि किसी तरह से आप अपने स्टेट के पीआईपी में जो हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसमें वो कैसे आप ला सकते हैं। तो इसके महज सर, we have started with hemoglobinopathies program in the country, and today we can proudly say कि 31 states are implementing the program in a bigger way. तो सर उस प्रोग्राम के तहत हम लोग ने स्क्रीनिंग शुरू की है, जो बच्चों की स्क्रीनिंग, महिलाओं की स्क्रीनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो वी हैव स्टार्टेड विद द स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज वन ऑफ द गुड स्टेट वेयर द स्क्रीनिंग प्रोग्राम इज गोइंग इन अ बिगर वे। इसी तरह से जो भी स्टेट जहां पे प्रेवलेंस बहुत हाई है उन स्टेट्स को सबसे पहले आगाह करते हुए, आगे रखते हुए उन स्टेट्स में स्क्रीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्ट होने के साथ साथ उनके मैनेजमेंट की भी क्लास होती हैं। उनके मैनेजमेंट के लिए आईसीएचएस सेंटर्स का डेवलपमेंट हो चुका है, इंटीग्रेटेड सेंटर्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज ऑफ हीमोफीलिया, जो हर डिस्ट्रिक्ट्स में स्टैब्लिश किए जा चुके हैं और वहां पे उनका पूरा मैनेजमेंट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर फ्री है, दवाएं सारी फ्री हैं, और सारी जितनी भी उनकी टेस्टिंग है वो भी सब फ्री है। तो इस तरह से सर पीआईपी प्रोसेस के थ्रू हम लोग एनएचएम के द्वारा सभी स्टेट्स में हीमोग्लोबिनोपैथीज की प्रिवेंशन और मैनेजमेंट पे पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। सर जैसे बात हो रही थी कि प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर प्रिवेंशन वी हैव स्टार्टेड विद द अवेयरनेस वर्कशॉप्स इन द कंट्री। कई जगह इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस वर्कशॉप्स चलती हैं, जो भी ये भी एक तरह का अवेयरनेस वर्कशॉप थी सर, जिसमें आपने आकर हमारा सबका मनोबल बढ़ाया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो कंसर्न इज कि एवरी प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आगे बच्चे इस तरह के ना पैदा हों, क्योंकि साइप्रस का अगर एग्जाम्पल लें सर, तो साइप्रस पे हम 0 कर पाए हैं, एंड द रीजन बिहाइंड वाज दैट वी डिड अ स्क्रीनिंग इन अ वेरी गुड मैनर। तो उसी तरह से भारत में भी हम लोग ने उसी तरह का एग्जाम्पल लिया है, और जिस तरह आप देखेंगे कि आज की तारीख में एवरी मदर हु इज कमिंग टू अ फैसिलिटी is being screened for hemoglobinopathies, which is very important. The child which is born in the newborns, so DEIC centers are there where these screenings are going on. तो स्क्रीनिंग के लिए सर इस तरह के प्रावधान हो चुके हैं एंड चल रहे हैं, बट सर अभी इसमें बहुत तरीके से काम करना है, बिकॉज अगर देखा जाए भारत में जिस तरह की जनसंख्या है और जिस तरह की आबादी है, स्पेशली इन रिमोट एरियाज वेयर द सिकल एंड थैलेसीमिया बोथ आर देयर, तो उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये काम आगे बहुत तेजी से बढ़ाए जाने हैं। सर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के आदेशानुसार हम लोग ने आईसीएचएस सेंटर्स काफी अच्छे डेवलप किए। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो यू शुड सी दैट वन ऑफ द सेंटर्स व्हिच आर वेरी गुड सेंटर्स,
जहाँ पे सारे प्रावधान है। अगर आप रक्त देखें तो सर रक्त अब पूरी तरह से फ्री है सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आज भी महाराष्ट्र का आज पेपर में भी काफी था कि रक्त सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री हो गया है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, एंड इट हैज बीन डन इन अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड थिंग सर ड्रग्स की आती है विच इज बीन अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पेशेंट हु इज कमिंग टू अवर फैसिलिटीज। तीसरी चीज सर होती है जांचें, उनकी जो सब जांचें, क्यों बिकॉज दे हैव एंडोक्राइन प्रॉब्लम, सो वी हैव डेवलप अ मल्टीटास्किंग स्कीम। मल्टीटास्किंग स्कीम से मतलब है सर कि सभी एंडोक्रोलॉजिस्ट भी चाहिए, फिजिशियंस भी चाहिए, ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट भी चाहिए, and we need the chest specialist also. So all these things are being kept together, and वहाँ पे multitasking schemes जो टीम्स जो है खड़ी की गई हैं ICC सेंटर्स के लिए कि इन पेशेंट्स को पूरी तरह से इनको सहायता मिल सके। चौथी चीज सर जो आती है हमारे उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हमने CSR एक्टिविटी के सर कोल इंडिया के थ्रू एक CSR एक्टिविटी की थी जिसमें फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने सेकंड फेज शुरू किया है। उसमें हम लोग ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं सर। ये बच्चों के लिए फ्री ट्रांसप्लांट है। 10 से 12 लाख रुपए जो ट्रांसप्लांट्स में लगते हैं वो टोटल ट्रांसप्लांट, इसके लिए हमने 8 अस्पताल आइडेंटिफाई कर रखे हैं सर पूरे भारतवर्ष में जो अच्छे अस्पताल हैं, और उन अस्पतालों में सुविधाएं हैं और बच्चों को पूरी तरह से ट्रांसप्लांट के साथ 1 साल का फॉलो अप होता है। एंड इफ वी सी तो मैंने जो मोर्टेलिटी रेट देखा दैट इज वेरी लेस बिकॉज द स्क्रीनिंग इज वेरी टाइट। आई कैन से कि जो हम HLA टाइपिंग करते हैं उसकी भी व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं जो है हीमोग्लोबिनोपैथी प्रोग्राम के अंतर्गत की गई हैं। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो हम लोग ने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स काफी लंबे चौड़े स्तर पे बनाए, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं, और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के द्वारा वो यूनिवर्सल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, हर जगह एक ही तरह की ट्रेनिंग है। डॉक्टर दीपजीत जैन भी हैं, डॉक्टर केंद्रे भी हैं, ये लोग सब उस तरह के उस मॉड्यूल्स के पार्ट भी थे। एवरी नाउ दे आर बीन द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑल्सो। तो डॉक्टर विंकी से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस तरह के सेंटर्स, जैसे उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ भी ये सेंटर बना है, तो हम लोग की बात हो रही थी कि वी शुड हैव सम गुड MOUs। हमने ऐसे MOUs कई जगह किए हैं जो सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके साथ MOU करके हर जगह सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई है। ये सर छोटी छोटी पहल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भारत सरकार की ओर से ये ली गई हैं। स्टेट्स अपनी PIP में बजट प्रपोज करता है, अकॉर्डिंग टू द नीड वी आर गिविंग दी ब्लड बैंक। सर देखिए तो सारे ब्लड बैंक ऑपरेशनल हो चुके हैं। आज की तारीख में 1080 ब्लड बैंक गवर्नमेंट के ऑपरेशनल हैं, और करीब 2000 ब्लड स्टोरेज सेंटर्स भी सर ऑपरेशनल हो चुके हैं। जो पहले अगर देखा जाए आज से 4 साल पहले का डेटा देखा जाए, 5 साल पहले का, तो हमारे ब्लड स्टोरेज सेंटर्स की संख्या मात्र 400 थी, विच हैज गॉन अप टू 2000। तो इस तरह से सर नए ब्लड बैंक्स बने हैं, नए ब्लड बैंक्स जहां पे डिस्ट्रिक्ट विदाउट नो ब्लड बैंक्स में नए ब्लड बैंक्स बन चुके हैं। इस तरह की सब, और सर स्पेशली इन बच्चों के लिए जो हमें साल भर में एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो पूरी व्यवस्थाएं जो है सब जगह, मतलब ये आफ्टर प्रॉब्लम्स उसकी भी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। ट्रांसफ्यूजन एक बहुत बड़ा स्थिति, तो ई रक्त कोष की व्यवस्था की गई है, जिसमें सर आप भी कभी चाहें सर तो कभी देखें उसको कि ई रक्त कोष के जरिए आप सर देख सकते हैं कि वहां पे एक क्लिक से आपको सारे हिंदुस्तान का ब्लड पता लग जाएगा, व्हाट यूनिट इज अवेलेबल वेयर, एंड थैलेसीमिया पेशेंट्स उसमें अपना नाम नामजद करा सकते हैं, उसमें एनरोल्स कर सकते हैं, और जब उन्हें ब्लड की जरूरत हो तो उन्हें बुला लिया जाता है कि आपका ब्लड अवेलेबल है। कोविड के दौरान सर ये हमारी बहुत मदद हुई, बट उसके लिए हमें ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वैन्स की व्यवस्था करनी पड़ी, जो भारत सरकार ने एक और इनिशिएटिव लिया था, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड डोनेशन वैन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन। सर डोनर स्टेप पे, डोनर के डोर स्टेप पे हमने जाके ब्लड कलेक्ट करके फिर लेके आए, क्योंकि डोनर्स आ नहीं पा रहे थे कोविड के दौरान। इट वाज अ बिग टास्क एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू अस। So we had the donor blood collection and transportation vans, which went to the donor step to collect the blood and get it back to the blood bank, and the processed blood was sent to the blood storage centers and the blood banks. Blood storage centers में सर पहले स्टोरेज में रेड सेल्स की व्यवस्था नहीं होती थी, तो नई ब्लड स्टोरेज सेंटर गाइडलाइंस आ रही हैं जिसमें हम रेड सेल्स की व्यवस्था कर रहे हैं सर। तो इवन इन दी रिमोट एरियाज यू कैन हैव द रेड सेल्स, प्लाज्मा एंड दी प्लेटलेट्स, क्योंकि डेंगू सीजन में दिक्कत होती है सर हम लोग को प्लेटलेट्स की, तो इंटीरियर्स में प्लेटलेट्स रखने का एक जरिया बनाया कि स्टोरेज को हमने ब्लड कंपोनेंट स्टोरेज की व्यवस्था करने की वो की। तो सर ये कुछ नई पहल हैं, और अभी भी बहुत सारी नई पहल हो रही है। स्टेम सेल रजिस्ट्री की बात हो रही है, जो बाद में बच्चों को जो आइडेंटिकल जो डोनर्स है, अभी हम सिबलिंग्स पे करते हैं सर।
HLA मैच पे करते हैं, बट उसमें अनरिलेटेड डोनर्स पे अगर ट्रांसप्लांट करना चाहे जो कैंसर पेशेंट्स और इनको भी फायदा करेंगे, तो उसके लिए भी स्टेम सेल रजिस्ट्री की व्यवस्था की जा रही है सर। तो ये छोटी छोटी पहल है जो सर भारत सरकार द्वारा दी गई है और जिनको स्टेट ने अपने यहाँ लॉन्च किया है, और करीब 31 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये लॉन्च हो चुका है सर। हमारे बीच में डॉक्टर केंद्रे भी हैं, जो मैं उनसे कहूंगी जो महाराष्ट्र से हैं सर, जो ब्लड सेल देखते हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखती हूँ, और डॉक्टर केंद्रे ब्लड सेल महाराष्ट्र में देखते हैं, जो बताऊंगी मैं। डॉक्टर केंद्रे प्लीज जस्ट टेल इन 2 मिनट्स की कैसे हम आपने महाराष्ट्र में उस चीज को व्यवस्था की है। गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर केंद्रे बोल रहा हूँ। हमारे स्टेट में 21 डिस्ट्रिक्ट में सिकल सेल प्रोग्राम चालू है। आज से हम सिकल सेल वीक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 डिस्ट्रिक्ट में। तो अपने विदर्भ एरिया में सिकल सेल के पेशेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू थैलेसीमिया पेशेंट्स। एंड सभी सिकल से ये प्रोग्राम हमारा 10 साल से चालू है, 10-12 साल से चालू है। हमारा मैक्सिमम स्क्रीनिंग हो गया है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो गया है। उसमें अराउंड 34,000 सिकल सेल पेशेंट है, और उनका HPLC से कंफर्म हुआ है सर। उनका HPLC से कंफर्म होने के बाद हम उनको कलर कार्ड देते हैं, और हम उनका काउंसलिंग करते हैं कि जो कलर कार्ड के अंदर मैरिज नहीं करना चाहिए। हम तो काउंसलिंग कॉलेज के स्टूडेंट का भी करते हैं, प्री मैरिटल भी करते हैं, फिर पोस्ट मैरिटल और ANC का भी, जो गरोदर माता है उनका भी हम टेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें दोनों में अगर सिकल सेल ट्रेट आता है तो उसका भी हम टेस्टिंग करके CVS कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग और एम्नियोसेंटेसिस करते हैं। हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में 42 कपल्स का CVS टेस्ट किया है। उसमें 9 टेस्ट हमारे पॉजिटिव आए थे। उसको वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का भी हमने किया है। तो जो नए 9 बच्चे सिकल सेल के आने वाले थे, वो भी उसको भी हमने सब डायग्नोसिस करके टर्मिनेट किया है सर। तो जो नए बच्चे अभी उसके सिकल सेल के नहीं आए हैं, तो ये अभी उसका ट्रेनिंग भी चालू है। अभी ये टेस्टिंग सिर्फ KM में होता है। हमारा डागा हॉस्पिटल में भी सेंटर चालू करने का ये चालू है। नेक्स्ट ईयर में सर अपना सेंटर चालू हो जाएगा। सेंटर से फंड आया, नहीं NHM से भी फंड आया है, और प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर चालू है। नेक्स्ट ईयर में सर अपना डागा हॉस्पिटल में CVS सेंटर चालू हो जाएगा। वहाँ पे सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग दोनों भी हो जाएगा, और वी कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज इन नेक्स्ट जनरेशन। सर अभी इसमें टेस्टिंग फ्री है, और मेडिसिन भी एडिक्वेट अवेलेबल है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेडिसिन अवेलेबल करके दिया है। और ये साल लास्ट ईयर GOH से हमको फ्री ब्लड के लिए भी पैसा आया था। वो ब्लड में वो जो पैसा आया है उसमें हम हाइड्रोक्सीरिया और जो थैलेसीमिया के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो भी लेने के लिए हमने उनको बोला है। ये फ्री ब्लड का अनाउंसमेंट अभी हेल्थ मिनिस्टर ने कल किया है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है उनके लिए फ्री ब्लड का भी अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। and already we are giving the blood free of cost to the thalassaemic sickle cell patients. And हमारे स्टेट में 9 सेंटर में ICHH इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर हीमोग्लोबिनोपैथी एंड हीमोफीलिया, इसके लिए भी सेंटर चालू है। उसमें KM और BJ मेडिकल कॉलेज है, 2 मेडिकल कॉलेज है, और 7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। दागा हॉस्पिटल में भी ये सेंटर सर चालू है नागपुर में। सिकल सेल प्रोग्राम में हमने 8 GMC को भी फंडिंग किया है। उनसे हम टर्शियरी लेवल का स्क्रीनिंग और पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए भी उनका हमको हेल्प मिलता है सर। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में आशा वर्कर की तरफ से हमने ये प्रोग्राम काउंसलिंग टेस्टिंग का भी किया है, सबको ट्रेनिंग दिया है। तो रूट लेवल पे भी हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में रूट लेवल तक, गांव लेवल तक भी सबको ये डिसीज के बारे में मालूम है, और ये काम चालू है सर। और थैलेसीमिया के भी पेशेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं। उसके लिए जो चिलेशन लगता है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर। और इसका काउंसलिंग भी चालू है। हाँ, नेक्स्ट ईयर में हम CVS टेस्टिंग और काउंसलिंग का ये ज्यादा ध्यान देके हम PIP में वो इंक्लूड करने वाले हैं। अभी मैडम ने जितने भी प्रोग्राम बोले सेंटर से, वो हम मैक्सिमम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट ईयर में हम कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे।
Thank you, Dr. Thank you. Kendre. And sir, Thank you, sir. this is Thank you. your guidance and support is required, sir, क्योंकि आप स्टेट से हैं, काफी हम लोग ने सुना है, because your guidance and support will be a great support to us, sir, and for the ministry also, sir, because your communication, your way of saying will be very helpful to us, sir. So thank you for joining this program. It was a great pleasure, sir, to receive you and enjoy your words. Now we will enjoy your words. That is more important. Thank you so much, sir. थैंक यू मिसेस श्रीवास्तव जी एंड मिस्टर केद्रे जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सरकार की जो स्कीम्स है उसके बारे में बताया। ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी को तो हम सब पहचानते हैं, लेकिन हम थैलेसीमिया और सिकल सेल पेशेंट के दिल में उनके लिए अलग ही जगह है। उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद करना नहीं पड़ता, वह याद रह जाते हैं। जैसे जब भी थैलेसीमिया और सिकल सेल की दवाइयों की बात हो तो हमें ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने थैलेसीमिया और सिकल सेल की दवाइयों को निःशुल्क करके हम सभी पेशेंट्स की बहुत बड़ी सहायता की है। मुझे याद है जब हमें मेडिसिन नहीं मिल रही थी, तब हम डॉक्टर विंकी रुगवानी सर के साथ माननीय श्री नितिन गडकरी जी को मिलने गए थे और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। तब उन्होंने तुरंत मेडिकल कॉलेज के डीन से बात करके हमारी परेशानियां सॉल्व की और हमें फ्री में मेडिसिन उपलब्ध करवाई। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी को कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, वह हम सभी पेशेंट का हौसला बढ़ाएं। नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, डॉक्टर मेरे मित्र डॉक्टर विंकी रुगवानी, डॉक्टर केंद्रे, विशेष रूप से तेजस्विनी उमाले जो संचालन कर रही है, डॉक्टर अरोड़ा, सभी सम्मानीय डॉक्टरगण और उपस्थित भाई और बहनों, पिछले अनेक सालों से हमारे यहाँ क्षेत्र में, विशेषता पूर्व विदर्भ में, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा, यहाँ विशेष रूप से हम थैलेसेमिया तथा सिकल सेल पेशेंट्स के लिए काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे लिए चिंता का विषय है। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इस कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे याद है हमारे पूर्व विधायक एमएलए डॉक्टर मिलिंद माने जो उत्तर नागपुर में रहते हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। डॉक्टर श्रीखंडे अभी रिटायर्ड हुई है, पर उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत प्रामाणिकता से नागपुर में काम किया और आखिरी तक बहुत ही संवेदनशीलता से वो काम करती रही। डॉक्टर जैन उपस्थित है कार्यक्रम में, वो भी लगातार इस कार्यक्रम के लिए कोशिश करती रही है। थैलेसेमिया तथा सिकल सेल के पेशेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत थी और जो आज हो रहा है, मैं इस प्रसंग में विशेष में थैलेसेमिया एंड सिकल सेल सेंटर के संचालक डॉक्टर रुगवानी जी का धन्यवाद करता हूं तथा हमारे साथ उपस्थित इस विषय में काम करने वाले सभी मान्यवरों को बधाई भी देता हूं। भारत में कैंसर, डायबिटीज़ तथा हृदय रोग की चर्चा ज़्यादा होती है, स्वाभाविक भी है क्योंकि ये भी एक गंभीर समस्या है, पर इस तुलना में थैलेसेमिया और सिकल सेल जैसी उतनी गंभीर बीमारियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि इन बीमारियों के रुग्ण भी काफ़ी तकलीफ में रहते हैं क्योंकि ये बीमारियां रक्त विकार से संबंधित है। अभी बताया गया है कि दोनों शादियां जब होती है पति और पत्नी की, और दोनों में अगर थैलेसेमिया होगा तो उनकी संतति जो है वो स्वाभाविक रूप से सिकल सेल की लिए निकलती है और जो आगे चल के उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं खड़ी होती है। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से ये अनुरोध करूँगा, क्या आज दुनिया में सब प्रकार के वैक्सीन निकले हैं, क्या सिकल सेल थैलेसेमिया को रोकने के लिए भी कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है? ऐसा कोई रिसर्च नहीं चल रहा है? क्या आज के नए ज़माने में क्या हम ये कर सकते हैं क्या? इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट और हमारे लोगों ने ज़रूर काम करना चाहिए। इसमें भारत सरकार की ओर से जो भी कुछ हो सकता है उस कार्य को मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। इस क्षेत्र में संशोधकों का मानना है कि भारत में करीब 4 करोड़ थैलेसेमिया कैरियर्स हैं
और हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। सिकल सेल की बात की जाए तो देश में करीब 14 लाख सिकल सेल डिसीज के पेशेंट हैं और थैलेसीमिया और सिकल सेल को एक साथ जोड़ा जाए तो देश में करीब 5 करोड़ कैरियर्स है। ये संख्या बहुत बड़ी है। यह बीमारियां किसी भी तबके में पाई जा सकती है। दुर्भाग्यवश इसका प्रमाण पिछड़े तबकों में ज़्यादा है, जो पहले से ही सामाजिक सांस्कृतिक विषमता से प्रभावित समुदाय में इन खर्चीली और कष्टप्रद बीमारियों का बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। और ये समाज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है कि इसके कोई परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में कोई रिसर्च करके कुछ दवाइयाँ या कुछ इसके वैक्सीन्स निकालने में रिसर्च करके कुछ उपाय शोधने की आवश्यकता है। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की कई कठिनाइयाँ और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। थैलेसीमिया के पेशेंट को बचपन से ही हर माह खून देने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक गंभीर समस्या है। ये जो उमाले लड़की आज संचलन कर रही है उसको भी शायद हर महीने ब्लड लेना पड़ता है। तो ब्लड डोनेशन की संख्या बढ़ाकर लोगों में अवेयरनेस करके वो थैलेसीमिया सिकल सेल वाले पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करें, इस प्रकार का भी कोई कैंपेन विंकी जी चला सके तो ज़रूर करिए। उसको भी सपोर्ट करके हम लोगों को आह्वान करेंगे। आजकल चैरिटेबल ट्रस्ट, प्राइवेट ब्लड बैंक बड़े प्रमाण पर निर्माण हुई है। क्या सिकल सेल के लिए भी ऐसी कोई प्राइवेट ब्लड बैंक तैयार हो जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो और जहां लोग स्फूर्त रूप से ब्लड डोनेट करें और वो डोनेट ब्लड इनको दिया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। सरकार की ओर से मदद तो होती है। बढ़ती उम्र के साथ खून की ज़रूरत भी बढ़ती है और इसका इलाज भी काफ़ी महंगा है। अनुवांशिक बीमारी होने के कारण एक परिवार में एक से ज़्यादा लोग भी पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे परिवार की हालत भी बहुत ख़राब होती है। इन रोगियों को एक ही ठोस इलाज है और वह है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यह इलाज भी काफ़ी महंगा है। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से ये अनुरोध करूँगा कि प्रधानमंत्री आयुष योजना में क्या हम इसको इंक्लूड करके ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम गरीब लोगों को ये सहूलियत दे सकते हैं क्या? इसके बारे में जो 8 हॉस्पिटल आपने डिसाइड किए हैं, क्या ये संख्या बढ़ सकती है क्या? और दूसरी ओर 8 लाख रुपए का जो खर्चा लग रहा है, ये खर्चा कहाँ कम किया जा सकता है? इसका अध्ययन करके इसमें कुछ काम हो सकता है क्या? ये बड़े प्रमाण पर इसका एक एक्शन प्लान तैयार करके आप डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दीजिए। मैं ज़रूर इसमें आपके लिए बात करके उसमें ज़रूर बात कहूँगा। एक बार इसकी नोट मुझे आप जरूर देने की कृपा करिए। ये जो मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 लाख रुपए सहायता देने का जो निर्णय किया है, वो तो फायदे का ही है। पर जैसे एक समय हार्ट का ऑपरेशन होता था बाईपास का, तो 2 लाख रुपए लगते थे। अब धीरे धीरे 25-30 हज़ार रुपये में हो रहा है। तो यहाँ कहाँ ज़्यादा पैसे लग रहे हैं? कल ही मैं अपने फॉरेन मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड के सभी एमएसएमई इन्वेस्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च सीईओज के साथ एक बहुत बड़ा अप्रवासी भारतीयों के साथ कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस और विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो कोई विशेष आपका रिसर्च है, उसके आधार पर कोई हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्या, ताकि इसका इंपोर्ट न होते हुए हमारे देश में ये तैयार हो। और इसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपने ज़रूर सोचना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। 10 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर से दे रहे हैं हम लोग, पर ये 10 लाख की कॉस्ट कम करके, जैसे रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ये कॉस्ट 2 लाख 3 लाख रुपए पर लाकर उनको विशेष रूप से मटेरियल सस्ते में देकर और 8 के बजाय कम से कम 300-400 हॉस्पिटल को रजिस्टर करके इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है क्या? यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं। ये अरोड़ा जी बैठे हैं, इनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। हमारे विंकी रुगवानी का हॉस्पिटल, ऐसे प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। और एक का अगर वो ये जो बोन मैरो करते हैं तो एक का अगर करेंगे तो फोटो और सब प्रूफ के साथ देंगे तो सरकार उनको इतना अनुदान देगा। जैसे हमने अभी ये जो हमारा कैटरैक्ट के ऑपरेशन करने के बाद पर ऑपरेशन अनुदान मिलता है, क्या उस प्रकार की कोई स्कीम जिसमें राज्य सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, भारत सरकार भी करे और कम पैसे में बड़े प्रमाण पर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का अगर होगा और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हॉस्पिटल इसके लिए रजिस्टर करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वरदान होगा। तो ये ऐसी स्कीम कैसे हो सकती है, इसमें भारत सरकार से क्या भी मदद लगती है मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी मेरे नाम से ये बात आप बताइए, मैं निश्चित रूप से आपको इसकी पूरी मदद करूँगा। केंद्र सरकार द्वारा थैलेसीमिया और सिकल सेल के दिव्यांग बिल में
शामिल किया गया है और इसलिए उनको एजुकेशन में कंसेशन मिल रहा है। अब नौकरियों में कंसेशन ये तो ऐसा है कि बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एवरीवन वांट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड। और इसमें इतना अभी समस्या आई है कि हर जात वाले कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन दो और नौकरी में भी दो, तो ये होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 50% से ज़्यादा दे नहीं सकते। वो एक समस्या गंभीर है, ये करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। फिर भी मुझे इसके बारे में सहानुभूति है, पर दिव्यांगों के रूप में इनको जो सहूलती है उसमें एजुकेशन के साथ और कुछ सहूलियत दी जा सकती है क्या? जैसे ब्लड ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए इनको लाइफ लॉन्ग कोई अनुदान दिया जा सकता है क्या? ब्लड करने के लिए डॉक्टरों की तरफ से अगर वो ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे तो डॉक्टरों को ऐसे ब्लड ट्रांसफ़र की जो फीस है वो डायरेक्ट सरकार दे सकती है क्या? ऐसी कोई इनोवेटिव इसमें कुछ योजना आप ज़रूर सोचिए, उसके बारे में ज़रूर विचार किया जा सकता है। बाकी मेरी आदत थोड़ी सी ख़राब है कि मैं साफ बोलने में विश्वास रखता हूँ। जो हो सकता है तो हाँ कहता हूँ, नहीं हो सकता है तो नहीं कहता हूँ। मुझे ही पता है कि ये जो नौकरियों में इसका फ़ायदा मिले ये काफ़ी कठिनाई है, पर थैलीसेमिया में दिव्यांगों के लिए जो एमएसएमई में या इंडस्ट्री स्वयं रोजगार में अगर कोई सहूलियत होती है तो वो सब प्रकार की बातें निकालिए, उसमें मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं एमएसएमई में मैं इसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। इन मरीजों में शिक्षा का जो आरक्षण दिया गया है वो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। बाद में नौकरी के बारे में तो ज़रूर मैं प्रयास करूँगा, पर उसकी दिक्कतें मैंने आपको बताई है। मैं फिर से एक बार डॉक्टर रुगवानी यहाँ उपस्थित है और वो बहुत इसमें अच्छा काम करते हैं और मैं उनकी बहुत भाषणों में तारीफ़ भी कर चुका हूँ। और इसी प्रकार के ऐसे काम करने वाले मिशनरी डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी होगी। देखिए, पैसा कमाना गुनाह नहीं है, बट नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पर एक व्यक्ति को, एक परिवार को कितना लगता है, तो अपना परिवार में हम यही कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारी सामाजिक संवेदनशीलता निश्चित रूप से इसका परिचय डॉक्टर रुगवानी जैसे डॉक्टर देते ही एक अच्छा आदर्श उदाहरण है। और आज डॉक्टर अरोड़ा भी उपस्थित है, तो मैं उनको कहूँगा कि इस क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे डॉक्टरों को आप तैयार करिए कि जो साल भर में इतना काम करेंगे, और इसमें वो काम करने वाले डॉक्टरों को गौरवान्वित भी करिए। मैं निश्चित रूप से उस कार्यक्रम के लिए आऊँगा। समाज के प्रति, देश के प्रति हम भी कुछ ऋण है हमारा, हम देना चाहते हैं। तो ये हर व्यक्ति अगर सोचेगा और कुछ करेगा तो मुझे लगता है इसका बहुत उपयोग होगा। थैलीसीमिया तथा सिकलसेल जैसे बीमारियों का प्रतिबंध और इलाज करने के लिए दो तरह के संशोधन करने की जरूरत है। पहला संशोधन दिशा में होना चाहिए कि इन बीमारियों को कैरियर नाम की कंसेप्ट कोई खत्म हो जाए, मतलब इसका अनुवंशिक वहन गारंटी के से खत्म कर सके ऐसी दवाई या ऐसा कोई इलाज, ऐसा कोई वैक्सीन। ये सबसे चैलेंज है। अब दुनिया कितनी बदल गई है, हमारे रिसर्च साइंटिस्ट कितना काम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो निश्चित रूप से डॉक्टर श्रीवास्तव से मैं अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में आप विशेष रूप से रिसर्च के लिए भी जरूर प्रायोरिटी दीजिए। इन मरीजों की मदद के लिए नागपुर में इसकी दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलती है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को और इस अस्पताल के डीन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। परंतु देश में ऐसे, श्रीवास्तव मैडम, ऐसे अनेक प्रदेश हैं कि जहाँ ये दवाएं नहीं मिलती। क्या हम भारत सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कोशिश कर सकते हैं क्या? आप जरूर इसमें करिए ताकि ये फ़ायदा होगा। थैलीसेमिया सोसाइटी ऑफ सेंट्रल इंडिया द्वारा संचालित नागपुर सेंटर पिछले 20 सालों से इन मरीजों के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर रिवकी रुगवानी इसके संस्थापक अध्यक्ष है। इस सेंटर द्वारा विदर्भ तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मरीजों की मदद की जाती है और इसी क्षेत्र में ये प्रमाण ज़्यादा है। इस सेंटर का काम सराहनीय है। इसको हम हमारे सरकार की ओर से इक्विपमेंट से लेकर और अन्य प्रकार से कोई अगर इस प्रकार का इंसेंटिव योगदान देंगे तो धीरे धीरे सरकारी अस्पताल के बजाय ऐसे सेंटर से कम पैसे में कहीं निःशुल्क गरीबों के लिए ऐसी सेवाएं अगर उपलब्ध होगी तो ज़्यादा और इफेक्टिवली काम होगा। ऐसे सेंटर का भी काम सराहनीय है। ऐसे और सेंटर देश में खुलने चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। देश के जिन जिन इलाकों में बीमार को पाया गया वहाँ ऐसे सेंटर्स खोलने की
कोई योजना आप भारत सरकार की ओर से जरूर तैयार करिए। ये अनुरोध करते हुए फिर से एक बार डॉक्टर रुगवानी जी को और उनके मेमोरेबल ट्रस्ट को और उनके संस्थाओं को, इसमें काम करने वाले डॉक्टरों को, सभी स्टेक होल्डर्स को, भारत सरकार के अधिकारी भी इसके लिए संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। मुझे याद है डॉक्टर खापरडे करके हमारे यहाँ गढ़पायले और खापरडे, ये 2 डॉक्टर बड़े पोस्ट पर दिल्ली में थे और दोनों भी दलित समाज के थे, नागपुर के ही। तो मैं उनको अक्सर कहता था कि हमारे समाज में ये है, आप यहाँ दिल्ली में बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो सिकल सेल और थैलीसीमिया के लिए भी आप काम करिए। ये दोनों ने भी उसके लिए बहुत कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, उनमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और ज़्यादा अवेयरनेस निर्माण करने की आवश्यकता है। और डॉक्टर श्रीवास्तव, उनको आपको मैं कहूँगा कि क्या शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री और शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री की ओर से इस प्रकार के समाज में फैले हुए जो 4 करोड़ लोग हैं, इनके लिए, इनके सेवा के लिए, इनके उपाय के लिए, उनके भी फंड्स का कुछ उपयोग किया जा सकता है क्या कल्याण के लिए? ये भी योजना आप तैयार करिए, निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और इसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ब्लड बैंक्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल डॉक्टर इंस्टीट्यूशंस और इस प्रकार के लोगों को भी इनकरेज करने के लिए सरकार से हम सपोर्ट करें। अभी हमने सोशल सेक्टर के लिए कैबिनेट में निर्णय करके 40% वायबिलिटी गैप देने का निर्णय किया है। और डॉक्टर श्रीवास्तव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सोशल सेक्टर में ऐसे हॉस्पिटल जब खुल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में जहां ऐसे लोग हैं, तो क्या उनको 40% वायबिलिटी गैप के रूप में हम कोई ग्रांटी नेट दे सकते हैं क्या? आपके सेक्रेटरी के लेवल पर इसके लिए भी आप जरूर कोशिश करिए। कैबिनेट का निर्णय हो गया है ताकि इस प्रकार के उपक्रमों को प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और समर्थन मिले और एक समय सबके सहयोग से हम पूरी तरह सिकल सेल और ये जो थैलीसीमिया है, इस बीमारी को हम नष्ट कर सकें। आज मेरे सामने बेचारी बेटी जो है बोल रही है, इसके लिए तो जीवन में वो ब्लड चेंज करती रहेगी, पर क्या हम आज ऐसे प्रयास करें कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनके साथ इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी, तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा। और उस काम के लिए मैं हृदय से पूरी मदद करूंगा, सहयोग भी करूंगा, व्यक्तिगत भी करूंगा, सरकार की ओर से भी करूंगा। और डॉक्टर रुगवानी जी को मैं अक्सर बताता हूं, कभी आए तो मैंने व्यक्तिगत भी सहयोग किया है और मैं करते रहूँगा। और ये स्थिति में ये काम के प्रति मैं संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हूँ और निश्चित रूप से इस काम को, मेरी काम करने वालों को, काम करने वाली संस्थाओं को, डॉक्टर रुगवानी जी को, डॉक्टर अरोड़ा जी को और सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। सर, आपने एक चीज कही कि इस बीमारी को पूरी तरीके से कैसे निकाला जाए, सर इस पे भी वर्किंग चल रही है। अभी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप जानते हैं, जीन थेरापी और ये सब चीजें आ रही है और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ईयर्स, इन फ्यूचर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो आप आज सोच रहे हैं सर, ये चीज भी साइंटिस्ट लोग हमारे लिए ला लेंगे। सर आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम सबको जो मार्गदर्शन किया उसके लिए धन्यवाद। सर पूरी तरीके से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो कुछ भी है, वी विल डू दैट। और आपको मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाला बना के एक प्रोजेक्ट बिल्कुल आपको जरूर से सबमिट करूंगी, जिससे आप उसको जिस तरह से हमें मार्गदर्शन करेंगे, विल गो अहेड विद दैट। और बाकी सर जितनी भी चीजें हैं, जितनी हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के साथ एमओयू साइन हो रहे हैं सर, एमओयू साइन किए जा रहे हैं सभी जगह। तो आपके ये मार्गदर्शन हम लोग के लिए बहुत अच्छे से लॉन्ग वेव में जाएगा सर। दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। आपने हम सभी पेशेंट